देखो भाई 3 सेल आपको पढ़ा दिया है। एक तो मैंने आपको डेड स्टोरेज पढ़ा दिया है, दूसरा मैंने आपके लिए ड्राई सेल पढ़ा दिया है और एक मरकरी सेल आपको पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और सेल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, और ये फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल हम लोग इसे बोलते हैं। देखिए बहुत ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कंपटीशन का पेपर होता है उन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्यूल सेल क्या होता है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे फ्यूल सेल के लिए। तो देखिए कभी भी फ्यूल सेल के लिए सिंपल पर्पज से यूज नहीं करते हैं। जो हमारा फ्यूल सेल है उस फ्यूल सेल के लिए हम लोग कभी भी सिंपल पर्पज से यूज नहीं करते हैं। फ्यूल सेल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, फ्यूल सेल के लिए जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं, स्पेस प्रोग्राम का मीन्स जानते हैं अंतरिक्ष में जो होते हैं, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, बहुत सारे यात्री जाते हैं स्पेस के अंदर। तो जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ है, उनमें होते हैं, तो क्या होता है स्पेस प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। जो स्पेस प्रोग्राम होता है उस स्पेस प्रोग्राम में कौन से सेल का यूज करते हैं, तो उसमें ऑप्शन लेके आएंगे आपके पास, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल या फिर फ्यूल सेल। तो आप ध्यान रखेंगे जो इनर सेल है, जो फ्यूल सेल है, ये बहुत ही स्पेसिफाइड सेल है। और बहुत ही स्पेसिफाइड सेल क्यों है, बहुत ही स्पेसिफाइड सेल इसलिए है कि इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया जाता है। यानी जो यात्री स्पेस में जाते हैं ना, उन स्पेस में जाने वाले यात्रियों को इसे दिया जाता है। अब क्यों इसे देते हैं हम लोग, इसकी वजह क्या क्या है देखिएगा। दो बहुत मेजर रीजन है इसके अंदर। पहला रीजन क्या है, इस सेल के अंदर जो हीट होती है ना, उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस सेल में जो हीट होता है उस सेल को हम लोग क्या करते हैं, उस सेल को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, इसमें वाटर फ्री होता है। तो जो वाटर होता है, जो स्पेस प्रोग्राम में व्यक्ति जाते हैं, वो व्यक्ति इसे पीने में यूज कर सकते हैं। तो बहुत बार हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका प्रैक्टिकल लेते हैं, भाई जितने भी सेल आपने पढ़े उन सब सेल में सबसे यूजफुल सेल कौन सा है, तो आपको बताना है सर सबसे कॉस्टली और सबसे यूजफुल सेल जो होता है वो ऑलवेज फ्यूल सेल होता है। क्या होता है, फ्यूल सेल होता है। सर आपसे पूछने वाले हैं भाई फ्यूल सेल कॉस्टली क्यों होता है, तो आपको बताना है जो फ्यूल सेल हम लोगों ने पढ़ा है, जो ईंधन सेल हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है ईंधन सेल के अंदर, पहला एडवांटेज ईंधन सेल में ये होता है कि उससे हम लोग जो हीट होती है उस हीट को करंट में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, H2 हम लोग उससे मिलता रहेगा पीने के लिए, ये शुद्ध पानी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर की जो यूज होती है वो दोनों इस सेल से हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो यूज होता है वो दोनों क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सेल से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होने वाली है। अब सवाल है हम लोग इसे बनाएंगे कैसे भाई। तो जो कोई सेल का जो स्ट्रक्चर है, जितने भी सेल आप लोगों ने पढ़े हैं उन सब सेल में सबसे सिंपल है। करना क्या होता है सेल को बनाने के लिए, इस टाइप का पॉट हम लोग लेते हैं भाई, देखो इस टाइप का होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड तो यहां पर लगा होता है इस टाइप से, देखो आप, और एक इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर यहां लगा होता है इस टाइप से।
ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, यहां से ओपन होता है, यहां से भी ओपन होता है। हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं इस साइड में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, इस साइड में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, ये जो है कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। एकदम सिंपल सा है, ये जो है कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। देखिए होता क्या है, बीच में क्या करते हैं हम लोग, इसमें तो बीच वाला कॉलम होता है खाली, इस कॉलम में हम लोग KOH को फिल कर देते हैं, और ये जो KOH होता है वो कंसंट्रेट होता है साल्ट। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट से हम लोग इस सेल में ऑक्सीजन को एंट्री कराते हैं, और इस वाले पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एंट्री कराते हैं। बहुत सिंपल है बनाना, तो जितने सेल आपने पढ़े हैं उनमें सबसे सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। अभी में क्या करना है मैंने बता दिया आपके लिए। जो क्या करेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन को एंट्री कराएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन एंट्री कराएंगे। ये गैस जो होगी ना, ये जो गैस है ये आपस में रिएक्ट हो जाती है इलेक्ट्रोड से। क्या रिएक्शन होता है, देखो इसमें रिएक्शन ये होता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है, और जैसे ही आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपको मिलता है H2O। क्या मिलता है, H2O आपको मिलता है। ये रिएक्शन होता है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे आप लोग। और जैसे आपको H2O मिलेगा तो इसमें एनर्जी निकलेगी भाई, डेल्टा H या डेल्टा E लिख सकते हैं हम लोग इसे। ये जो एनर्जी निकलेगी क्या होगी, ये एनर्जी सेल क्या करेगा, इस एनर्जी के किसमें चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसमें चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा। और जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते रहेंगे तब तक इसमें हीट बनता रहेगा, और हीट बनता रहेगा तो क्या बनता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट होता रहेगा। लेकिन सवाल यह है, इस सेल से नुकसान क्या क्या है। भाई फायदे की बात तो हो गई कि जो पूरे स्पेस प्रोग्राम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग इस सेल को दे सकते हैं। दो फायदे बता दिए मैंने आपको। इसमें जो हीट होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सेल का एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, जो H2 है वो इससे मिल जाएगा आपके लिए। लेकिन कोई नुकसान भी तो होगा इसका। नुकसान ये है कि वह कॉस्टली सेल है, सिंपल व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता है। कॉस्टली होने की वजह से गवर्नमेंट जितने भी स्पेस प्रोग्राम कराती है, स्पेस में जाने वाले लोगों को इसे देती है। दूसरी बात आपको बतानी है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था, संक्षारक। क्या होता है, संक्षारक होता है, जो आपकी त्वचा के संपर्क में आने के बाद आपको जलाने की क्षमता रखते हैं। जो पदार्थ आपकी त्वचा के संपर्क में आने के बाद, आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद आपको जलाने की क्षमता रखते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारक या कोरोसिव हम लोग बोलते हैं। ये कोरोसिव होता है। अगर मान लीजिएगा बाय द वे हमारा ये फ्यूल सेल लीक कर गया,
कहीं से। तो लीक करने के बाद क्या होगा, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेल के अंदर अवेलेबल है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा भाई, आपकी जो बॉडी उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और आपको जला देगा। दूसरी बात यह है, इसे कमर पे बांधा जाता है पीठ के ऊपर, और जब ये पीठ पे लगा होता है तो पता भी नहीं पड़ता लीकेज का, तभी पता पड़ता है इसमें लीकेज का जब हम लोग जल जाते हैं इससे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो सेल है वो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए फ्यूल सेल आपका, और ध्यान रखेंगे आपको फ्यूल सेल फंक्शन कैसे करता है। फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन आ रहा है और जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं तो इससे क्या होता है, जल बनता है। ये जल क्या होता है, जो स्पेस में व्यक्ति है उसे पीने में यूज कर लेता है जल का, और जो इसमें हीट निकलती है तो क्या हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर आपको पूछेंगे व्हाट इज द टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के दो फायदे क्या है, तो आपको बताना है। इससे करंट आसानी से अवेलेबल हो जाता है और पीने के लिए पानी भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। सर पूछेंगे आपसे, जो फ्यूल सेल आप लोगों ने स्टडी किया है उसके दो डिसएडवांटेज क्या है। एक तो ये कॉस्टली है और स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक है, कोरोसिव होता है। क्या होता है, इस वर्ड को याद कर लीजिएगा आप लोगों ने सब। कोरोसिव को इंग्लिश में संचारक कहते हैं। कोरोसिव होते क्या है, कोरोसिव ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद स्किन को जला देते हैं, जिनमें स्किन को जलाने की क्षमता होती है तो कोरोसिव कहलाते हैं। तो इसमें जो KOH है वो कंसंट्रेट होता है, और कंसंट्रेट KOH क्या होता है, ये जला देता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग लैब में वर्क कर रहे होते हैं, और जब हम लोग लैब में वर्क कर रहे होते हैं तो सडनली क्या होता है, हमारे हाथ पर एसिड गिर जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर कोलगेट लगाते हैं, ये करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को भाई। अगर लैब में आपके पास किसी भी कंडीशन में आप जल जाते हैं H2SO4 से या किसी एसिड से, तो क्या करना है आपको, बहुत थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। यूं समझिएगा, जैसे आपको 1 लीटर बनाना है सॉल्यूशन, तो आप इसमें 5 ग्राम या 6 ग्राम NaOH मिला सकते हैं भाई। ये बोला जाएगा डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से क्या करेंगे हम लोग, जहां पर हम लोग जल गए ना उसे साफ करेंगे, पानी डाल देंगे NaOH का उसके ऊपर सॉल्यूशन, और जैसे आप लोग सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एसिड से जलाने पर किसी भी मेडिसिन का यूज में हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब ऐसा मत करना कि आधा डब्बा लौट लो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में कंसंट्रेट हो जाएगा, वो कंसंट्रेट हो गया तो घाव और ज्यादा हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी जले हुए हैं, और क्या लगा दिया आपने उसके ऊपर, कोरोसिव लगा दिया आपने उसके ऊपर, तो आप और ज्यादा जल जाएंगे। तो डाइल्यूट NaOH जो होता है वो तो आपको जलना जो जल गया आप लोग उसमें हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखिए हमारे सिलेबस में 4 कॉमर्शियल सेल थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कॉमर्शियल सेल क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जिन सेलों का यूज किया जाता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से जिन सेलों का यूज किया जाता है उन्हें हम लोग कॉमर्शियल सेल कहते हैं। कॉमर्शियल सेल 4 तरह के होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा है। एक तो मैंने लेड स्टोरेज आपको पढ़ा दिया है, दूसरा मैंने क्या पढ़ाया है, ड्राई सेल आपको पढ़ा दिया है, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया है मरकरी सेल, और चौथा मैंने आपको पढ़ा दिया है फ्यूल सेल। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, हम लोग आपसे आगे बात करते हैं ना। देखिए थोड़ा आगे बात करेंगे आप लोगों से। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में रह गया है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंडक्टिविटी के बारे में आता है। तो सबसे पहले एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम लोग उसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पढ़ाएंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए जब भी कभी करंट का फ्लो होता है, जब भी कभी करंट का फ्लो होता है, अभी क्या हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट भी जल रहा है, सारा क्या हो रहा है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। तो जब भी करंट फ्लो होता है ना, तो करंट फ्लो होने की जो फिनोमेना होती है
विद्युत धारा के प्रवाह होने की जो घटना होती है, विद्युत धारा के प्रवाह होने की जो घटना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। हिंदी में क्या शब्द है? चालकत्व। क्या शब्द है? चालकत्व हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं इसके लिए हिंदी में कंडक्टेंस। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस को शो किया जाएगा, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस को शो किया जाएगा, कंडक्टेंस को या तो हम लोग आर से शो करने वाले हैं, सॉरी, या तो सी से शो करने वाले हैं, या फिर कंडक्टेंस के लिए हम लोग जी से शो करने वाले हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, बात यह है जो कंडक्टेंस होता है वो ऑलवेज रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं C बराबर 1/R, C बराबर 1/R, या फिर लिख सकते हैं G बराबर 1/R। ये एकदम नई चीज शुरू हो गई है इस चैप्टर में। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। हमने EF वगैरह पढ़ा है, हमने बहुत सारी फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया है, सेंस के बारे में पढ़ा है। बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका लास्ट पड़ाव पर हम लोग पढ़े हुए हैं, लास्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़े हुए हैं। कंडक्टिविटी के बारे में आपसे बात होंगी, अब आपसे कंडक्टिविटी के बारे में बात होंगी। और कंडक्टिविटी के बारे में जो आपसे बात होंगी तो आपको बताना क्या है कि कंडक्टिविटी में सबसे पहले कंडक्टेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस का मीन्स क्या है मैंने आपको बता दिया है। जब भी कभी करंट फ्लो होता है, जब भी कभी करंट फ्लो होता है, जब भी कभी करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की जो फिनोमेना होती है उसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। धारा का प्रवाही चालकत्व है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या है? धारा का प्रवाही, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है वही क्या है? कंडक्टेंस है। जो करंट फ्लो हो रहा है वही क्या है? कंडक्टेंस है। आपको बताना क्या है सर? आपको बताना है कंडक्टेंस को आप सी से शो कर सकते हैं या कंडक्टेंस को हम लोग जी से शो कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंडक्टेंस जो होता है, चालकत्व जो होता है, वो ऑलवेज प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। लिख दिया मैंने ऐसे ही, मैं लिख दिया है C = 1/R, G = 1/R। देखिए कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, कैसे पहचानेंगे पेपर में लोग कंडक्टेंस है? इसका जो यूनिट होता है, या तो हम लोग जो है मोह लिख सकते हैं, इसका यूनिट मोह पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। या लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या लिख सकते हैं साइमन, कह सकते हैं साइमन को लिखते हैं शॉर्ट में S। तो ध्यान रखेंगे जब भी कभी कंडक्टेंस आएगा, जब भी कभी कंडक्टेंस आएगा तो उसे पहचानने के लिए आप उसकी यूनिट चेक करेंगे तुरंत। अगर लिखा हुआ है मोह तो कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ओम इनवर्स, अगर आपके पास लिखा हुआ है ओम इनवर्स तो ये भी कंडक्टेंस है। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइमन तो ये भी क्या है? कंडक्टेंस ही है। तो सारी यूनिट किसकी है? कंडक्टेंस की यूनिट का ध्यान रखेंगे हम लोग। समझ में आ गया आपको? बात समझ आ गई? दूसरा देखो आप लोग, एक टॉपिक है
रेजिस्टिविटी के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी। हिंदी में टर्म है प्रतिरोधकता। क्या टर्म है, प्रतिरोधकता टर्म है ये, कंडक्टेंस है ना। देखिए आप लोग, रेजिस्टेंस दो माप पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके सॉलिड्स या इलेक्ट्रोड्स के या सॉल्यूशन की लेंथ के ऊपर, लंबाई पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज लेंथ के तो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए, उसके व्युत्पन्नपाती होता है। अभी क्या पढ़ के आए हम लोग, अभी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। मैंने कहा अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टेंस है, तो करंट फ्लो जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्पन्नपाती होता है। ये बात तो हो गई। अब रेजिस्टेंस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में। देखिए, जो प्रतिरोध हम लोगों के पास है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध जो होता है वो वायर की लेंथ के, या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है स्वयं जो उसकी लेंथ के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, जैसे आपके पास एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर हम लोगों के पास है ये, और ये इलेक्ट्रिक वायर है, तो देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा ना, प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा। तो देखा होगा ने, जब हाई वोल्टेज वायर हम लोग लगाते हैं तो उनकी मोटाई क्या होती है, बहुत होती है। क्यों करते हैं मोटाई ज्यादा, मालूम है, प्रतिरोध कम होने के लिए। अगर उन वायरों को मोटा नहीं लगाया जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ेगा उनका, और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, और क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ने पर क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ने पर ऑलरेडी आप क्या कर देगा, आपके वायर को हीट कर देगा, और जब वायर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, उसके टूटने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो कभी कभी हम लोग कैसे बात करते हैं कि भाई ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्या होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है, कम हो जाती है। देखो दो बातें मैंने आपको बताई है। आर जो है वो लंबाई के समानुपाती है, लंबाई बढ़ेगी तो आर का मान भी बढ़ेगा, और ए जो है उसके व्युत्पन्नपाती है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं आप लोग, समझ गए आप लोग। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन रो इक्वल टू एन अपॉन आर ए, एन अपॉन आर ए। किसी को प्रॉब्लम बताइए, सिंपल बात है, सबको समझ आ रही है। क्या क्या टर्म है बेटे, ये क्या है, देखो इसको अगर आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एन अपॉन ए लिख सकते हैं आप लोग, अलग करके कैसे लिख सकते हैं, समझिए आप लोग। देखिए ध्यान रखेंगे आप लोगों, 1 अपॉन आर क्या था, सीता नहीं पढ़ाया था, 1 अपॉन आर कंडक्टेंस था, और एन अपॉन ए क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, हमारे एग्जाम में होता रहा है, पेपर में लिखने को आया है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, एस्पेरिट,
तो सेल लेता क्या होता है समझाएंगे आपके लिए। आप ध्यान रखेंगे किसी भी सेल में सेल की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुपात, किसी भी सेल में सेल की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो सेल कांस्टेंट होता है देखिए, इसको तो हम लोग किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं सी से या फिर जी से। इसे शो करते हैं हम लोग जी नॉट से, जी नॉट से। समझिए आपको क्या हो जाएगा हमारे पास नया टर्म, हमारे पास नया टर्म हो जाएगा 1/ρ इक्वल टू 1/ρ इक्वल टू क्या होता है C इंटू जी नॉट। क्यों है C इक्वल टू होता है 1/r और जी नॉट इक्वल टू क्या होता है L/A होता है। 1/ρ किसके इक्वल होता है, रो क्या होता है बताओ। पढ़ा गया आपने टर्म, एक्सरसाइज पढ़ी आपने भी इसमें 12th में। तो इसी इक्वल टू 1/r हो गया ना, और जी नॉट इक्वल टू L/A हो गया। इसमें रो क्या चीज होती है बताओ, आपने पढ़ा तो ये कांस्टेंट जो है क्या कहते हैं इसे, इस कांस्टेंट को तो रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये जो होता है तो रेसिस्टिविटी कहलाता है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक टर्म आएगा कंडक्टिविटी ऑफ, इसके बाद अरे इसको लोग सिस्टमेटिक कर लेते हैं, है ना, सिस्टमेटिक कैसे कर लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारे पास ये, ठीक है। और आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा रो एन अपॉन सेकेंड नंबर हो जाएगा। और क्या होता है, अगर होता यह है कि सेल की जो लंबाई है ना, सेल की जो लंबाई है उसे क्या मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और सेल का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा रो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेल अवेलेबल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई क्या है इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। तो ये रो होता है ना, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हम लोग इससे बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी टर्म जो आया है वो रो है इसके अंदर। अब एक टर्म इससे और पढ़ेंगे आगे कौन सा टर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग, टर्म पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी कहते हैं चालकता। चालकता क्या होती है, जो हमारा रो है ना, चालकता जो होती है वो जो रो हमारे पास है उस रो के व्युत्पन्नपाती होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात के लिए, देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास आया है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ध्यान दो मेरी बात पर, आप कैसे लिख सकते हैं इस टर्म के लिए बताया था मैंने आपको। आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन रो इक्वल टू एल अपॉन आर ए। इस टर्म को सॉल्व किया था हम लोगों ने, इस टर्म को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो मैंने बताया था
कि 1/r की जो वैल्यू है वो तो c के इक्वल होती है, और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो होता है वो g0 होता है, सेल नियतांक। क्या होता है? सेल नियतांक। तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/ρ क्या होता है? रेसिप्रोसिटी का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोसिटी का जो व्युत्क्रम होता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, कंडक्टिविटी को शो करते हैं कप्पा से। एक टर्म आता है कप्पा, और ये बनाते हैं जैसे के बनाते हैं ना आप लोग, के की तरह सिंबल होती है इसके, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं। ध्यान देंगे आपको क्या लिख सकते हैं आप लोग? आप लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू सी इंटू g0, सी इंटू जी। तो ये फॉर्मूला है, इसमें से एग्जाम में लिखने में कुछ नहीं आएगा, परेशान बिल्कुल ना हो इस बात को लेके। केवल आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे इसके आपको, ये मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा थोड़े उसके बीच में से आएंगे, तो इनको हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा मात्र होना चाहिए। बताओ समस्या आपको।